नमस्कार साथियों। आज का प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस है, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र को अपने शब्दों में व्यक्त करें। यानी कि साहित्य का सौंदर्य शास्त्र से आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, इसके बारे में सबसे पहले आपको बताना है। उसके बाद अथवा में है सौंदर्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करें, यानी सौंदर्य शास्त्र के कितने प्रकार के तत्व होते हैं इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि सौंदर्य शास्त्र के कितने प्रकार के तत्व हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट के लिए थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर इस वीडियो में पूरा बने रहते हो तो आपको आसानी में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको परिचय देना है। साहित्य जो है एक जनतांत्रिक विधा है, जिसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह साक्षर हो या निरक्षर हो, इसका आनंद ले सकता है और इस पर जो है अपनी राय दे सकता है। इसका मतलब ये है कि साहित्य जो है एक जनतांत्रिक विधा है। जनतांत्रिक विधा का मतलब है जैसे कविता हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, इसके माध्यम से जो है व्यक्ति अपने राय को दे सकता है। साहित्य जो है वो एक जनतांत्रिक विधा है। जनतांत्रिक विधा का यहाँ मतलब ये है कि जैसे कि आप देखते होंगे नाटक हो गया, उपन्यास आप जब पढ़ते हो या कहानी कोई भी देखते हो तो उसको पढ़ने के बाद जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वो भी समझ जाता है, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है वो भी जो है उसको आसानी से समझ जाता है। जब कोई व्यक्ति नाटक देखता है या कहानी देखता है, अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी है और आप उससे पूछोगे कि इस कहानी में क्या बताया गया है, तो वो आपको आसानी से बता देगा और अपनी राय दे देगा। समझ रहे हो ना। इस प्रकार से जो साहित्य है वो एक जनतांत्रिक विधा है, मतलब कोई भी जनता इसको समझ सकता है और इसका आनंद ले सकता है। अगर वो व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या ना भी पढ़ा लिखा हो तो इसको समझकर और आनंद ले सकता है और अपनी राय को दे सकता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया यहाँ पर। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति नाटक देख सकता है या गीत सुन सकता है और उसे समझ सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, वो जो है गीत सुन सकता है, नाटक देख सकता है और नाटक देखकर अपनी राय दे सकता है कि इस नाटक में क्या बताया गया है। इसमें पढ़े लिखे की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो ना। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति गीत सुन सकता है, उसका आनंद ले सकता है। इस प्रकार से सौंदर्य शास्त्र एक विधा है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है या फिर गीत और संगीत से जो है खुद आनंदित होता है, आनंद लेता है। इस तरह से साहित्य सभी के लिए है और हर कोई इसका आनंद ले सकता है। इस प्रकार से जो साहित्य है सभी के लिए है और सभी लोग जो है अलग अलग तरीके से इसका आनंद ले सकता है। कोई नाटक देख सकता है, कोई गीत सुन सकता है, इसके अलावा कोई कहानी पढ़ सकता है, कोई उपन्यास पढ़ सकता है और इन सभी माध्यमों से जो है वो आनंद ले सकता है। तो यही जो है सौंदर्य शास्त्र हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा। सौंदर्य शास्त्र की क्या अवधारणाएं हैं। सौंदर्य शास्त्र का मतलब होता है कला और साहित्य में निहित सौंदर्य और कलात्मक का अध्ययन करना। सौंदर्य शास्त्र का मतलब क्या होता है। सौंदर्य शास्त्र का मतलब होता है जो कला दिखाया जाता है उसमें क्या कलात्मकता का प्रयोग किया गया है। जैसे कि दोस्तों मान लो नाटक खेला जा रहा है मंच पर, तो वहां पर जो कला प्रस्तुत किया जाता है उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है। यही कारण है कि वहां पर जो है दर्शक उन कला से जुड़ पाता है। जब संगीत होता है, जब गीत होता है, तो उसकी धुन को सुनकर जो है लोग उनसे रिलेट कर पाता है। इसी प्रकार से जो सौंदर्य शास्त्र है उसमें एक विशेष कला होती है जिसके माध्यम से लोग जुड़ते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कला का जो है सौंदर्य उसके माध्यम से होता है, जबकि अन्य लोग मानते हैं कि साहित्य की कलात्मक का अध्ययन सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आता है। कुछ लोग मानते हैं कि जो कला है वो सौंदर्य से आता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि साहित्य की जो कलात्मक अध्ययन है उससे सुंदरता प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि साहित्य में कोई भी जो है कहानी या नाटक को लिखा गया है तो केवल लिखने से उसमें सौंदर्य नहीं है, बल्कि उसको कितने अच्छे तरीके से स्टेज पर खेला जाएगा उसमें सुंदरता आती है। तो जिस प्रकार से नाटक लिखे जाएंगे, कहानी लिखे जाएंगे और उसको कलात्मक रूप से जो है प्रस्तुत करेगा, तभी उसमें जो है सौंदर्य दिखेगा। जर्मन दार्शनिक जो थे बाउमगार्टन ने 1750 में इसे एक नए शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया। सौंदर्य को जो है 1750 ईस्वी में बाउमगार्टन जो एक जर्मन दार्शनिक थे उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। हेगेल ने जो है इसे ललित कलाओं का दर्शन कहा, जिसमें स्थापत्य कला,
मूर्ति, चित्र, साहित्य, संगीत, सिनेमा और फोटोग्राफी शामिल है। हेगेल जो एक पश्चिमी विचारक थे, इन्होंने सौंदर्य शास्त्र की तुलना ललित कलाओं से किया, ललित दर्शनों से किया। इसका मतलब ये है कि जैसे कि स्थापत्य हो गया, स्थापत्य का मतलब जब भी कोई कलात्मक रूप से भवन बनाया जाता है, कोई महल बनाया जाता है, तो उसमें जो स्थापत्य के रूप में सौंदर्य प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सौंदर्य कहा जाता है। यानी कि जब डिजाइन बनाया जाएगा कोई भी महल में तो सौंदर्य लगेगा देखने में। तो एक प्रकार से इन्होंने का जो स्थापत्य कला है वहां भी जो है सौंदर्य का प्रयोग होता है। इसके अलावा मूर्ति में भी जो है सौंदर्य होता है। आप देखते होंगे ना, जब सरस्वती पूजा होता है तो उस समय जो मूर्तियां बनाई जाती है कितना जो है बेहतर मूर्तियां होती है, देखने से लगता है कि ये जो है असली है। समझ रहे हो ना, तो उसमें भी एक जो है सौंदर्य छुपा होता है। चित्र हो गया, साहित्य हो गया। चित्र देखो, जब भी कोई चित्र बनाएगा, पेंटिंग बनाएगा तो उसको देखने के बाद जो है बड़ा सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि इस चित्र को हम देखते रहें। तो इन्होंने कहा कि चित्र में भी सौंदर्य होता है, संगीत में भी होता है, साहित्य में भी होता है, और जो सिनेमा है उसमें भी सौंदर्य होता है, और जो फोटोग्राफी है तो इन सभी में सौंदर्य होता है। यानी जब संगीत कोई भी गाएगा या उस पर जो है डांस करेगा तो उसमें जब सुंदरता नहीं दिखेगी तो कोई भी व्यक्ति उससे जुड़ नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है इन्होंने कहा कि इन सभी में सुंदरता पाई जाती है। सौंदर्य शास्त्र इन सभी कलाओं के माध्यम से निहित सौंदर्य और कलात्मक का समग्र अध्ययन करता है। जो सौंदर्य शास्त्र है इन सभी कलाओं में जो कलात्मक प्रयोग किया गया है इसका अध्ययन करना सौंदर्य शास्त्र का माध्यम है। फिर हम लोग देखते हैं सौंदर्य शास्त्र का तत्व, यानी जो आपको नेक्स्ट हाथों में प्रश्न पूछा गया है कि सौंदर्य शास्त्रीय तत्व से आप क्या समझते हैं। इसीलिए हम लोग जानते हैं अब कि सौंदर्य शास्त्रीय के कितने तत्व होते हैं। पहले जानेंगे कि सौंदर्य शास्त्रीय तत्व क्या है। सौंदर्य शास्त्र का मतलब है सुंदरता का अध्ययन। सौंदर्य शास्त्र का मतलब क्या है? सुंदरता का अध्ययन करना। जब सुंदरता का अध्ययन किया जाएगा तो उसे सौंदर्य शास्त्र कहेंगे। सौंदर्य शास्त्र यह बताता है कि कला, संस्कृति और प्रकृति में सुंदरता कैसी होती है और हम इसे कैसे महसूस कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों सौंदर्य शास्त्र हमें यह बताता है कि कोई भी वस्तुओं में सौंदर्य कैसे होता है, हम कैसे माने कि ये जो वस्तु है उसमें सुंदरता है। समझ रहे हो ना। जैसे कि अगर किसी की संस्कृति है उसमें कुछ ऐसी परंपराएं होती है जो सौंदर्य का एक प्रतीक होता है। इसी प्रकार से जो नेचर है, नेचर को हम लोग जब देखते हैं ना तो लगता है यार ये नेचर कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, और देखने के बाद नेचर बहुत सारे लोग खो जाते हैं। समझ रहे हो। तो इस प्रकार से जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसको जब हम देखते हैं तो अलग ही सौंदर्य होता है। ये सभी जो सुंदरता है उसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो सौंदर्य शास्त्रीय में किया गया है। तो ये सभी जो सौंदर्य है कहीं ना कहीं सौंदर्य शास्त्रीय तत्व ही है। जब हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो हमें खुशी मिलती है, वही सौंदर्य है। यानी कि जब हम किसी भी खूबसूरत चीजों को देखते हैं, यानी सुंदर चीजों को देखते हैं और सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि ताजमहल हो गया, बहुत सारे लोग जो है ताजमहल को नहीं देखा है सामने से, लेकिन जो नहीं भी देखा है, जो किसी न किसी से कहानियां सुना है कि ताजमहल बहुत खूबसूरत है, ताजमहल बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, उसको देखने के बाद सभी लोग उसी में खो जाता है कि क्या बनाया है यार, कितना अच्छा शैली में इसको बनाया गया है। तो उसकी जो सुंदरता है, जो देखता है वो तो भी खुश रहता है, जो नहीं भी देखता है वो भी जो है कहीं ना कहीं खुशी महसूस करता है उसको सुनकर। यह शास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि सुंदरता क्यों और कैसे हमें प्रभावित करती है। इस प्रकार से जो सौंदर्य शास्त्रीय तत्व है हमें यह समझने में मदद करता है कि जो सुंदरता है क्यों और कैसे प्रभावित करता है लोगों को। एक चीज आप लोगों को और बताना है कि जो सुंदरता है, सुंदरता किसी के आंखों में होती है या वस्तुओं में होती है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे विद्वान आएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि जो सुंदरता है देखने वाले के आंखों में होता है, तो कुछ लोग कहते नहीं, वस्तु अगर सुंदर रहेगा तो देखने वाले लोग को भी सुंदर लगेगा, इसीलिए सुंदरता वस्तु में है। आगे जो है इसका जिक्र होने वाला है कि सुंदरता वस्तु में होता है, यह देखने वाले लोगों के आंखों में होता है। फिर है सौंदर्य शास्त्रीय तत्व की परिभाषा। सौंदर्य शास्त्रीय तत्व की जो है परिभाषा पश्चिमी विचारकों ने अलग अलग दी है और भारतीय विचारकों ने अलग अलग दी है, क्योंकि पश्चिम के अनुसार सौंदर्य कुछ और है और भारत के अनुसार सौंदर्य कुछ और है। तो इन दोनों विचारधाराओं को हम लोग समझेंगे। पश्चिमी विचारक ने सौंदर्य की अलग अलग परिभाषाएं दी है। यहाँ कुछ प्रमुख विचारकों की परिभाषा दिया हुआ है। जैसे कि अरस्तु है, अरस्तु ने क्या कहा है सौंदर्य के बारे में? सौंदर्य ना तो बहुत बड़ा है
और ना ही बहुत छोटा होता है, बल्कि औसत होता है। सौंदर्य का अनुभव नेत्रों से होता है। अरस्तु यानी एरिस्टोटल बताते हैं कि जो सौंदर्य है ना तो बहुत बड़ा होता है ना ही बहुत छोटा होता है। अब सवाल है कि सुंदरता को आप बड़ा और छोटा में कैसे कंपैरिजन कर सकते हो। तो फिर इन्होंने बताया है कि जो सौंदर्य है वो जो है अनुभवों से दिखता है, जो सौंदर्य है वो नेत्रों से दिखता है, यानी आंखों से दिखता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास आंख ही नहीं है तो वो व्यक्ति सौंदर्य को कैसे देख पाएगा। आप अगर किसी को बताओगे कि जो है बहुत सुंदर स्थल है यहाँ पर, और जिनके पास आंखें नहीं है वो व्यक्ति कैसे अनुभव कर पाएगा। वो व्यक्ति देख ही नहीं पा रहा है तो वो कैसे अनुभव कर पाएगा कि यहाँ पर जो है बहुत सारी सुंदरता है। इस प्रकार से जो है आंखों से सुंदरता देखी जाती है, ये अरस्तु का कहना है। कांट का कहना है कि जो सौंदर्य है चिंतनशील धारणा का आनंद है और इसका जो है उद्देश्य नैतिकता की स्थापना करना है। कांट का कहना है कि जो सौंदर्य है वो चिंतनशील पर आधारित है। चिंतनशील का मतलब है कि अगर कोई धारणा बना दी जाती है कि ये चीजें सुंदर है तो सभी लोग जो है मान लेते हैं कि ये चीजें सुंदर होगी, और जब उन चीजों के बारे में कल्पना किया जाता है तो लोग जो है सौंदर्य सोचकर आनंद होते हैं। इस प्रकार से सौंदर्य का जो है उद्देश्य नैतिकता है, नैतिकता की स्थापना करना है। हेगेल का कहना है कि जो सौंदर्य है आदर्श की अभिव्यक्ति है और मस्तिष्क प्रकृति से श्रेष्ठ है। हेगेल का कहना है कि अगर हम किसी भी वस्तु को सौंदर्य मानते हैं तो एक धारणा हमारे अंदर बैठ जाती है कि ये चीजें जो है बहुत सुंदर है। जब कोई व्यक्ति और जाता है और वही वस्तु को देखता है तो वह धारणा बैठा लेता है कि इतनी अच्छी वस्तुएं नहीं है, इतनी अच्छी चीजें नहीं है, तो उसके मन में धारणा बैठ गया कि अच्छी चीजें नहीं है। इसी प्रकार से जो सौंदर्य है किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी व्यक्ति के लिए वो चीजें सुंदर हो सकता है तो किसी व्यक्ति के लिए वो चीजें सुंदर नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को जो है वो व्यक्ति सुंदर लगेगा, है ना। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेके देख सकते हो कि जो ताजमहल है वो हर व्यक्ति को सुंदर लगता है क्योंकि वो सुंदर है। इस प्रकार से जो सौंदर्य है दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात, देखने वाले के आंखों में सुंदरता होनी चाहिए। दूसरी बात, वस्तु में भी सुंदरता होनी चाहिए। अगर देखने वाले लोग जो है किसी भी चीज को देखकर कहते हैं कि बहुत सुंदर है, लेकिन उस वस्तु में सुंदरता है ही नहीं तो फिर कैसे सुंदर माना जाएगा। इस प्रकार से सौंदर्य जो है देखने वाले के आंखों में होनी चाहिए, प्लस वस्तु भी जो है सुंदर होना चाहिए, तभी जो है सुंदरता का भाव स्पष्ट होगा। फिर है बेलिनस्की। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि जो सौंदर्य है सामाजिक जीवन का यथार्थ प्रतिबिंब है जो आनंद और प्रगति की प्रेरणा देता है। इस प्रकार से इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जो सौंदर्य है, जो ब्यूटी है, वो सामाजिक जीवन का यथार्थ का प्रतिबिंब है। यानी जब हम किसी भी चीज को सौंदर्य मान लेते हैं, उसकी जब कल्पना करते हैं तो उसके माध्यम से जो है हम आनंद लेते हैं। यानी कि जब हम कहते हैं कि ये जो नेचर है ना बड़ा सुंदर है, और हम उसे सुंदर कह के और फिर आनंद लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये यथार्थ के साथ जुड़ा होता है। जब भी हम कहते हैं कि प्राकृतिक जो नेचर है हमारे आसपास बड़ा सुंदर है, तो हम जब देखते हैं तभी तो कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा यथार्थ का मतलब होता है सच। जो हम देखते हैं उस प्रकार से जो है हम आनंदित होते हैं तो उसे यथार्थ कहा जाता है। और यथार्थ प्रतिबिंब का मतलब ही यही होता है कि जो सौंदर्य है, जो सुंदर है उसको हम सौंदर्य कहें, और जो सुंदर नहीं है उसको सुंदर ना कहें। इस प्रकार से बेलिनस्की ने कहा है कि सौंदर्य जो है सामाजिक जीवन का यथार्थ प्रतिबिंब है। यानी जो सुंदर है हम उसको सुंदर कहेंगे, जो सुंदर नहीं है उसको सुंदर नहीं कहेंगे। फिर है पश्चात सौंदर्य चिंतन को तीन मुख्य धाराओं में बांटा जा सकता है। पश्चात सौंदर्य चिंतन जो है उनको तीन मुख्य धाराओं में बांटा गया है। एक है प्रथम धारा। प्रथम धारा में जो है सुकरात और प्लेटो शामिल है। उनका सौंदर्य दर्शन जो है सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिगत है। इनका मानना क्या है, इनका मानना है कि जो सौंदर्य है वो व्यक्तिगत होता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि किसी व्यक्ति को जो है अगर कोई व्यक्ति सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, तो किसी और को वो व्यक्ति सुंदर नहीं लग सकता है। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से जो है जो सौंदर्य है वो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत प्रभाव डालता है। इस प्रकार से जो सौंदर्य है वो व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत का मतलब है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ताजमहल वाला। ताजमहल वैसे तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन ताजमहल अगर किसी व्यक्ति को अच्छा लगता है तो किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। ये तो भी हो सकता है ना।
किसी ने ताजमहल से भी अच्छी चीजें देखी हो तो उसको ताजमहल से अच्छा वो चीजें लगता हो। तो इस प्रकार से जो है जो सौंदर्य होता है वो व्यक्तिगत होता है। दूसरी धारा है कि इसमें थॉमस और रस्किन जैसे चिंतक शामिल है। उन्होंने जो है दृष्टा यानी देखने वाला और दृश्य सुंदर वस्तु के द्वैत को अलग अलग चीजों पर विचार किया है। यानी दूसरी धारा में थॉमस और रस्किन जैसे चिंतक हैं, उनका कहना है कि जो सौंदर्य है वो तो देखने वाले के आंखों में होनी ही चाहिए, दूसरी बात वस्तु में भी सौंदर्य होनी चाहिए। जैसे कि ताजमहल का फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं। ताजमहल एक तो देखने में सुंदर है यानी सौंदर्य वस्तु है, और जो व्यक्ति उसको देखता है वो यह अनुभव कर पाता है कि सचमुच ये बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि वस्तु में सुंदरता होनी चाहिए और देखने वाले व्यक्ति को भी अनुभव होना चाहिए कि सौंदर्य हम किसे कहते हैं। उनको पता नहीं है कि सुंदर क्या है, तो ऐसे में वो जो है अनुभव कर ही नहीं सकेगा कि ये सुंदर है या नहीं है। इस प्रकार से जो सौंदर्य है वो जो है व्यक्ति के नजरिए में होनी चाहिए, और दूसरा वस्तु में भी सुंदरता होनी चाहिए। तीसरी जो धारा है इसमें जर्मनी के सौंदर्य चिंतक शामिल है, जिन्होंने प्लेटो की जो एक सिद्धांत था ट्रांससेंडेंटल ब्यूटी यानी उत्तमोत्तम सौंदर्य, उत्तम प्लस उत्तम, उत्तमोत्तम सौंदर्य को आधार बनाकर सौंदर्य को जो है वस्तु और चेतना की त्रयी यानी 3 भाग के रूप में स्वीकार किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तीसरी धारा में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो वस्तुएं बहुत ज्यादा सुंदर है यानी उत्तमोत्तम सौंदर्य, उससे ज्यादा सुंदर हो ही नहीं सकती है, उसी को इन्होंने सुंदरता का उदाहरण दिया है। यानी सौंदर्य इनके नजरों में वो है जो सौंदर्य के स्तर पर सबसे ऊंचे स्तर पर बैठा हुआ है, यानी उत्तमोत्तम, उससे ज्यादा सौंदर्य कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इसे इन्होंने सौंदर्य कहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चंस है थोड़ा सा समझना स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन जितना आसान से आसान तरीके से समझाया जा सकता है उस प्रकार से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। फिर है कि भारतीय विचारक जो है सौंदर्य के प्रति क्या परिभाषाएं दी है, तो आपको हेडिंग बनाना है सौंदर्य की भारतीय परिभाषा। भारतीय विचारकों के अनुसार सौंदर्य का गहरा अध्ययन किया गया है और इसे अध्यात्म से जोड़ा गया है। काव्य शास्त्र में रस, ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति और औचित्य जैसे तत्वों के माध्यम से सौंदर्य की विवेचना की गई है। यानी जो भारतीय विचारक है उनके अनुसार जो है सौंदर्य का गहरा अध्ययन किया गया है, और उन्होंने बताया है कि सौंदर्य जो है कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा है। अध्यात्म का मतलब है अंतर्यात्मा से जुड़ा है, और जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये अनुभव कर पाते हैं कि ये चीजें सुंदर है, यानी सुंदर है और ये चीजें सुंदर नहीं है। और इन्होंने यह कहा है कि काव्य शास्त्र में सौंदर्य हम कैसे देखेंगे कि ये सौंदर्य है या नहीं है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी काव्य शास्त्र में सौंदर्यता देखने के लिए हम रस देखेंगे कि उस काव्य शास्त्र में रस का प्रयोग किया गया है या नहीं, ध्वनि का प्रयोग कैसे है, अलंकार का प्रयोग कैसे है, वक्रोक्ति और औचित्य का प्रयोग कैसे है। और जब ये सभी बेहतर तरीके से प्रयोग किया जाएगा कोई भी काव्य में, तो उसे हम मानेंगे कि इसमें सौंदर्य की मिश्रण की गई है, सौंदर्य तत्व का सम्मिश्रण है। इस प्रकार से दोस्तों भारतीय विचारक जो है काव्य शास्त्र में रस, ध्वनि, अलंकार और वक्रोक्ति और औचित्य के तत्वों के माध्यम से सौंदर्य की विवेचना करते हैं। अब हम लोग जो है कुछ ऐसे प्रमुख आचार्य को लेते हैं जिन्होंने सौंदर्य की परिभाषा दिया है। वाल्मीकि, उन्होंने त्रिकूट पर्वत की सुंदरता और पवित्रता का वर्णन किया है जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यानी इन्होंने जो है सुंदरता के रूप में पर्वत का प्रयोग किया गया है, और पर्वत में जो है जो सुंदरता है, जो पवित्रता है, उनको इन्होंने वर्णन किया गया है और बताया है कि पर्वत जो है कहीं ना कहीं जो नेचर है वहाँ का बड़ा सौंदर्य है। और इस प्रकार से इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को ज्यादा महत्व दिया है। कुछ लोग होते हैं जो प्रकृति को ज्यादा महत्व देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जीव जंतु को ज्यादा महत्व देते हैं सौंदर्य के रूप में। तो सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन वाल्मीकि जी का कहना था कि जो सौंदर्य है इन्होंने पर्वत की सुंदरता के बारे में कहा है, उनकी पवित्रता के बारे में कहा है, और प्राकृतिक सौंदर्य को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। दूसरा जो आचार्य हैं वो है वामन जी। उन्होंने कहा है कि काव्य का मुख्य तत्व अलंकार है, और अलंकार का मतलब सौंदर्य है, यानी सौंदर्य का प्राण अलंकार है। इन्होंने अलंकार योजना को कहा है कि सौंदर्य है। अगर सौंदर्य में अलंकार योजना का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो ऐसे में जो है बेहतर काव्य नहीं बन सकता है। इस प्रकार से काव्य के लिए जो है अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है,
और इन्होंने यह कहा है कि जो अलंकार है वो सौंदर्य का प्राण है। अलंकार का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये सब जो टॉपिक है ना, 2-2 3-3 वीडियो में बनने वाला टॉपिक है कि अलंकार क्या होता है, अन्योक्ति क्या होता है, समासोक्ति क्या होता है। लेकिन उतना ज़्यादा जो है आपके पास समय भी नहीं है, उतना ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी एस्पिरेंट को ये सब पढ़ना होता है कि अलंकार क्या है, वक्रोक्ति क्या है, औचित्य क्या है ना। आप सिंपली इतना समझिए, अलंकार का मतलब है जैसे कि मान लो कोई भी शब्द है, एक ही शब्द का 2 अर्थ निकल रहा हो। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ कि अलंकार क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है कि जब कोई शब्द होता है और उस शब्द का 2 अर्थ निकले, यानी सेंटेंस में, वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा लेकिन उसमें जो है 2 शब्द का अर्थ निकले। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में समझ सकते हो, चोर और नेता दोनों ने डाला डाका। चोर को क्या मिला, कारावास, और नेता को क्या मिला, कार और आवास। समझ रहे हो ना, मतलब जो चोर था उनको जो है कारावास मिला, कारावास का मतलब है उनको जेल मिला, और नेताजी जो थे उनको क्या मिला, कार प्लस आवास। समझ रहे हो ना, कार भी मिला और रहने का महल भी मिला। तो इसी प्रकार से एक शब्द का जब 2 अर्थ निकले तो इसे हम कहेंगे अलंकार। अभिनव गुप्त, उन्होंने कहा है कि नाटक, गीत, नृत्य और अभिनय जैसी कलाओं का प्राण सुंदर है। अभिनव गुप्त बताते हैं कि जो नाटक है, जो गीत है, जो नृत्य है और जो अभिनय है, ये जो कलाएं हैं उनका प्राण क्या है, वो है सौंदर्य। इसका मतलब आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप इस तरह से इसे समझ सकते हो। जैसे कि आप नाटक देखते होंगे या कोई भी गीत देखते होंगे, यानी सॉन्ग या नृत्य या अभिनय। अभिनय आप देखते होंगे कि मूवी में किस प्रकार से अभिनय किया जा रहा है, तो वो देखने के बाद आपको जो है कब खुशी मिलती है, जब उसमें सौंदर्य रूप से कला किया जाता है। सौंदर्य का मतलब यहाँ पर ये है कि नाटक करने का जो तरीका है, जो कला का प्रयोग वहाँ पर किया गया है, किस तरह से किया गया है। जब बहुत ही बेहतर तरीके से कला दिखाया जाता है, या गीत या नृत्य दिखाया जाता है या अभिनय, तो आप जो है उससे जुड़ पाते हो और आपको लगता है कि कितना बेहतर ढंग से जो है यहाँ पर कलाओं का प्रयोग किया गया है। वही अभिनव गुप्त जी बताने का प्रयास करते हैं कि जो सौंदर्य है वो नाटक, गीत और नृत्य और अभिनय जैसी कलाओं का प्राण है, और इसके बिना जो है नाटक या गीत या नृत्य नहीं चल सकता है। फिर है रामचंद्र शुक्ल जी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि हिंदी साहित्य में जो है इसका बहुत ज़्यादा दबदबा है। ये जो कह देते हैं उन बात को जो है सामान्यता मान्यता मिल जाती है। किस तोपी आचार्य हैं ये। सौंदर्य एक जो है विशेष मनोदशा है और अनुभव का विषय है। यह एक गुण है जो वस्तु के आंतरिक और बाहर सामंजस्य या उसकी समग्रता में उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रामचंद्र शुक्ल जी बताने का प्रयास करते हैं कि जो सौंदर्य है एक विशेष मनोदशा है जो अनुभव का विषय है। यानी किसी का जो सौंदर्य आप देखते हो ये मनोदशा है, ये मनोभाव है। अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है तो ये आपके देखने का नजरिया है, आपके मनोभाव है, आपका अनुभव है जो आपको अच्छा लगता है वो। इस प्रकार से जब बाहरी और अंदर का गुण मिल जाता है तो सौंदर्य के बीच सामंजस्य पैदा करता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है, इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जो सौंदर्य है ना तो पूरी तरह से वस्तु पर निर्भर करता है, ना किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है, बल्कि दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति है उसके नजरिए में जो है सौंदर्य क्या होता है इसके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो वस्तु है उसमें भी सुंदरता होनी चाहिए। तो जब व्यक्ति के नजरिए और सुंदरता वस्तु में मिल जाती है तभी जो है सौंदर्य बनता है। फिर है भारतीय और पश्चिमी सौंदर्य के तत्व निम्नलिखित हैं। भारतीय और पश्चिमी सौंदर्य के कुछ तत्व हैं जिसके द्वारा जो है काव्य शास्त्र को बेहतर सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है समाज में। पहला है रस। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मुख्य तत्व है जो काव्य और नाट्य में भावनाओं के अभिव्यक्ति और अनुभव को दर्शाता है। यानी कि रस जो है भारतीय सौंदर्य शास्त्र का एक प्रमुख तत्व है। जैसे कि जो भी नाटक होता है, आप जो भी मूवी देखते हो उसमें भी रस होता है। यहाँ रस का मतलब ये नहीं है आप जो सोच रहे हो, यहाँ पर रस का मतलब होता है आनंद लेना। यानी कि जब कभी आप कोई भी मूवी देखते हो तो कोई ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब देखकर उनको आपको बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो जब आपको बहुत ज्यादा आनंद आता है उसी क्षण को रस कहा जाता है। दूसरा है ध्वनि। ध्वनि क्या है, यह शब्दों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले अर्थ और भावनाओं का व्यक्त करता है। यानी कि जो ध्वनि है, जब कोई व्यक्ति शब्द बोलता है तो उसी से ध्वनि निकलती है।
यानी कि जब हम लोग बातचीत करते हैं तो आवाज़ें निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो बेसिकली इसी को जो है ध्वनि कहा जाता है। शब्द का निकलना ध्वनि है, और इस ध्वनि के माध्यम से जो है कोई भी व्यक्ति अपने विचारों, अपने भावनाओं को जो है व्यक्त करता है। फिर अलंकार क्या है? काव्य में सौंदर्य बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अलंकार या सजावट के तत्व। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कभी जो है किसी शब्द को लिखा जाए, उसका एक से अधिक जो है अर्थ निकले तो उसे हम अलंकार कहेंगे। जैसे कि हम सभी नदी के द्वीप हैं। नदी का द्वीप का मतलब है कि हम लोग जो है, जैसे कि हम सभी जो है नदी के द्वीप हैं, तो यहाँ पर जो है जो नदी है, नदी का अर्थ क्या है? नदी का अर्थ है समाज, द्वीप का अर्थ है व्यक्ति। तो इस प्रकार से जो है किसी भी शब्द का प्रयोग करने के लिए जो है अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ताकि इसका जो एक से अधिक अर्थ निकल सकता है। फिर है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति क्या है? शब्दों और वाक्यों की विशेष शैली और अभिव्यक्ति, यानी शब्द और वाक्यों की जो विशेष शैली होती है उसी को जो है वक्रोक्ति कहा जाता है। फिर है औचित्य, यानी काव्य में औचित्यता और सामंजस्य का सिद्धांत। यहाँ पर औचित्य का मतलब यह है कि जब भी कोई काव्य शास्त्र लिखा जाता है, कोई काव्य रचना लिखी जाती है, तो उसमें जो है उचित सामंजस्य का सिद्धांत पर ध्यान दिया जाता है कि इसमें जो लिखी जा रही है रचनाएं वो औचित्य है या भी नहीं, और जो रचनाएं हैं उनके भी जो है सामंजस्य है या नहीं। फिर है बिंब और प्रतीक। और ये जो बिंब और प्रतीक देख रहे हो ना, ये पश्चिमी तत्व हैं, पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र के तत्व हैं, जो बाद में भारतीय सौंदर्य शास्त्र के तत्वों में उसका सम्मिश्रण किया गया। बिंब का मतलब क्या होता है? इमेज। आप जो है जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में उनका बिंब बन जाता है। आप कुछ भी सोचते हो, आप कभी भी कुछ भी सोच के देखना, आपका जो है साथ ही साथ उसका इमेज बनते चला जाता है। तो जब आपके माइंड में कोई भी इमेज बनता जाता है, जब आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, तो उसे बिंब कहा जाता है। बिंब का अर्थ है किसी वस्तु या विचार का मूर्त रूप से चित्रण करना। यह इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किए गए दृश्यों, ध्वनि, गंध, स्पर्श और स्वाद को व्यक्त करता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां, जैसे कि आंख, कान, नाक, मुंह, ये सभी जो चीजें हैं ना, इससे जो आप देखते हो या जो अनुभव करते हो या जो सुगंध लेते हो, इन्हीं सभी से जो है बिंब बनता है। अगर मान लो आपने कोई मूवी देखा और बाद में आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो आपके माइंड में कोई ना कोई बिंब बन जाता है। इसके अलावा मान लो आप कहीं भी गए, वहां पर जाने के बाद नेचर आपको बड़ा खूबसूरत मिला, एक से एक रंग बिरंगे फूल थे। अब जो है आपने उस फूल को तोड़ा और उसका जो है सुगंध लिया, बाद में आप उसके बारे में जब सोचोगे तो वहां पर आपका बिंब बनता जाएगा, इमेज बनता जाएगा माइंड में। तो इस प्रकार से जो बिंब होता है, बेसिकली जब आप किसी भी चीज को देखते हो या कोई भी चीज सुनते हो या किसी का जो है आप स्वाद करते हो या आप किसी भी चीज का जो है सुगंध लेते हो या स्पर्श करते हो, तो जो है उसका व्यक्त होता है बिंब। फिर है प्रतीक योजना। फिर है प्रतीक योजना। प्रतीक योजना का मतलब है सिंबल। सिंबल क्या होता है? प्रतीक जो एक ऐसा चिन्ह या वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु, विचार या भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यह अक्सर गहरे और व्यापक अर्थों से संप्रेषित करता है। सिंबल या प्रतीक का मतलब होता है ये दोस्तों कि जब कभी किसी के बारे में हमें बताना होता है, अगर हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं तो प्रतीक के माध्यम से हम उसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि अगर किसी की जो है बहुत ज्यादा तारीफ करनी है या कहना है कि जो तुम्हारा चेहरा है ना चांद की तरह है, तो यहाँ पर जो है जो प्रतीक के रूप में हमने उसके चेहरा को ले लिया है और कहा है कि जो तुम्हारा चेहरा है वो चांद की तरह दिखता है। प्रतीक को यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हो कि जब भी कोई कवि अगर डायरेक्ट किसी के बारे में नहीं बताना चाहता है, तो ऐसे स्थिति में जो है वह प्रतीक का प्रयोग करता है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था कि प्रतीक क्या होता है। जैसे कि मान लो अगर किसी के बारे में हमें बताना है लेकिन उसका नाम नहीं लेना। एक एग्जाम्पल आप इस प्रकार से समझ सकते हो, कबीर जी का एक दोहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ पर जो लाल शब्द का प्रयोग किया गया ना कहीं ईश्वर के लिए लाल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रतीक के माध्यम से वर्णन किया जाए तो उसे हम कहेंगे प्रतीक योजना। मैंने आपको हिंदी मेजर पेपर 7 का कुछ VVI प्रश्न बताया था और ये भी कहा था कि 100% आने की संभावना है। तो आप जो है ये सभी प्रश्न अगर कर लोगे तो आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। पहला प्रश्न हमने आपको करवा दिया है, रचनात्मक लेखन। दूसरा प्रश्न आज हो गया है।
और जो अथवा में है ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है आज ही। अब हम लोगों का जो तीसरा क्वेश्चन होने वाला है, हिंदी नाटक का तत्व और इनकी विशेषताएं, जो बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये आप जो 3 प्रश्न देख रहे हो ना, 3, 4, 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आनी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये प्रश्न आपको छोड़ना ही नहीं है, हर हालत में इसे करके जाना है। और ये सभी प्रश्न का वीडियो जो है बहुत जल्द आने वाला है इसी चैनल पर। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।